हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग इतिहास का नया चैप्टर जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, इसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज ये इसी चैप्टर का चौथी क्लास है, यानी पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग 3 क्लास ले चुके हैं इस चैप्टर का। याद रखिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा है, इसीलिए आज हम लोग चौथा क्लास ले रहे हैं और आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। आप सबको पता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता जहां पर सबसे पहले लेखन कला की शुरुआत हुआ और शहरी जीवन की शुरुआत हुआ। जैसे कि आप ये नक्शा देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा और आपका प्यारा सा देश भारत है। भारत से थोड़ा सा दूर जाओगे तो ये है मेसोपोटामिया। जिस तरह से आप 12 क्लास में जाओगे तो वहां पर पढ़ोगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसी तरह से प्यारे बच्चों 11 क्लास के इतिहास में आपको पढ़ना पड़ेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में। आज ये चौथी क्लास है। जो भी पहला दूसरा तीसरा क्लास को नहीं देखे हैं, यूट्यूब में सर्च करना 11 हिस्ट्री चैप्टर 2 बाय तनु क्लासेस या लेखन कला और शहरी जीवन बाय तनु क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में क्यों हम लोग पढ़ते हैं, तो क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले लिखने की जो शुरुआत है वो इसी मेसोपोटामिया से हुआ था। सबसे पहले गणित की शुरुआत, जैसे हम लोग गुना भागा मैथ है ना, जोड़ घटाओ गुना भागा, ये सब जो करते हैं भाग वगैरह, ये सब चीज सबसे पहले मेसोपोटामिया में शुरू हुआ था। जितना भी पढ़ाई पढ़ते हैं, जिस तरह से ग्रह के बारे में, पृथ्वी के बारे में, चांद सूरज के बारे में, ये सब चीज के बारे में पढ़ाई सबसे पहले यहीं के लोगों ने किया था। और शहर की शुरुआत, हम लोग जो आज शहर में रहते हैं है ना, शहर में तो सबसे पहले दुनिया में कहाँ के लोग शहर में रहते थे? यहीं के लोग, यानी मेसोपोटामिया के लोग। यानी बहुत सारी चीजों की शुरुआत, स्पेशली शहरी जीवन और लेखन कला की शुरुआत यहीं से हुआ था। इसीलिए प्यारे बच्चों इस सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। और हम सब जानते हैं ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, दो नदी के बीच में है। एक है आपका दजला नदी, एक है फरात नदी। तो ये दोनों नदियों के बीच में ये जो छोटा सा जगह था प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं मेसोपोटामिया। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण का विकास। दक्षिण मेसोपोटामिया का मतलब क्या हुआ कि प्यारे बच्चों, जैसे ये मेसोपोटामिया है, इस तरह से मेसोपोटामिया है, ठीक है। ऊपर के साइड को उत्तर कहते हैं, नीचे के साइड को दक्षिण कहते हैं, ठीक। तो यहां पर देखते हैं कि जो दक्षिण मेसोपोटामिया था, यानी मेसोपोटामिया का जो ये वाला भाग था, यहां पर शहरीकरण का विकास कैसे हुआ, यानी यहां पर शहर कैसे बना। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मजा आ जाएगा। प्यारे बच्चों, तो हम लोग देख रहे हैं शहरीकरण की शुरुआत, यानी कहने का मतलब मेसोपोटामिया में आखिर शहर क्या शुरुआत कैसे हुआ, कैसे धीरे धीरे शहर बना। तो देखो, कहा जाता है कि लगभग 5000 ईसा पूर्व पहले गांव और बस्तियां बनने लगी, बाद में ये शहर बन गए। यानी कहने का मतलब 5000 साल ईसा पूर्व पहले, आज से 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ और ईसा मसीह के 5000 साल पहले की बात हो रही है, यानी लगभग 7000 साल पहले। तो कहा जाता है कि लगभग 7000 साल पहले वहां गांव था, वहां पर बस्तियां थी, है ना। फिर बाद में ये शहर बन गए। अब ये जो शहर बने वो 3 प्रकार के शहर थे। किस तरह का शहर था? 3 प्रकार का। सबसे पहला जो शहर बना वो मंदिरों के चारों ओर बना, है ना। जैसे देखो ये मंदिर है ना। तो क्योंकि मंदिर में लोग पूजा पाठ करने के लिए आते थे, तो मंदिर के बगल में ही लोग घर बनाने लगे। धीरे धीरे मंदिर के बगल में शहर बन गया। तो ये जो शहर बना प्यारे बच्चों मेसोपोटामिया में, तो सबसे पहले 3 प्रकार के शहर, 3 तरह के शहर होते थे, या फिर 3 जगह पर शहर बनता था। कहां पर? तो सबसे पहले जहां मंदिर होता था, मंदिर के चारों तरफ लोग बसते थे और वहां पर एक शहर बन जाता था। फिर दूसरा व्यापार के केंद्र, यानी जहां पर बाजार लगता था, जहां पर मार्केट लगता था। जैसे यहाँ पर बाजार लगा है, लोग यहाँ पर सामान को बेचने आए हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पर बाजार लगता था। लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर सामान को बेचने आता था, खरीदने आता था, जिसके वजह से यहाँ भी एक शहर बन गया। उसके बाद एक शाही शहर। शाही शहर मतलब जहां पर राजा रहता था। मान लो कोई, पहले तो राजा का शासन चलता था। आज के दिन हम लोग वोट देते हैं और सरकार बनता है, पहले तो वोट नहीं था ना, पहले क्या था? राजा बनता था। तो राजा का घर जिस जगह पे होता था, लोग भी राजा के घर के बगल में ही घर बनाते थे और लोग भी राजा के घर के बगल में ही व्यापार करते थे।
यानी कहने का मतलब लगभग 7000 साल पहले गांव था मेसोपोटामिया में, बस्तियां था, लेकिन वो गांव धीरे धीरे शहर बन गए। और ये जो शहर बने वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के शहर थे, यानी 3 जगह पे वो शहर बनते थे। पहला जो शहर है वो मंदिर के अगल बगल में बनता था। दूसरा जो शहर है वो उस जगह पे बनता था जहां पर व्यापार बहुत ज्यादा हो। और तीसरा जो शहर है प्यारे बच्चों, वो उस जगह पे बनता था जहां पर राजा का घर होता था। इनमें से मंदिर वाला और व्यापार वाला शहर ज्यादा महत्वपूर्ण था। यानी मंदिर के चारों तरफ जो शहर बनता था और व्यापार करने की वजह से लोग बाजार जाते थे, सामान बेचने खरीदने के लिए जाते थे। बाजार सामान को खरीदने बेचने के लिए जब लोग जाते थे तो वहां पे ना बहुत बड़ी बाजार बनती थी, इसलिए शहर बहुत बड़ा बना वहां पे। तो ये दोनों काफी महत्वपूर्ण था, मंदिर के अगल बगल वाले बाजार, मंदिर के अगल बगल वाले शहर, और व्यापार जहाँ होता था वो शहर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मंदिरों का विकास कैसे हुआ, यानी मंदिर कैसे बना। ठीक, पहले जो मंदिर है प्यारे बच्चों वो छोटे और कच्ची ईंटों के बने होते थे। यानी जो पहले मंदिर बनाए जाते थे वो बहुत छोटे बनाए जाते थे, बहुत छोटे, और कच्ची ईंटों का। कच्ची ईंटों मतलब वो ईंटा जो कच्ची होता था, पका हुआ ईंटा नहीं होता था। जैसे आज हम लोग जो बिल्डिंग का घर बनाते हैं, ये कौन सा ईंट से बनाते हैं? पकी हुई ईंट से बनाते हैं, एकदम रेड कलर का होता है, पक्की ईंट से हम लोग घर बनाते हैं आज के दिन। लेकिन वहां पर जो है कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया मंदिर को बनाने के लिए शुरुआत में, जब पहली बार मंदिर बनाया गया। मंदिरों को देवताओं का घर माना जाता था, तो याद रखिएगा मंदिरों को क्या माना जाता था? देवताओं का घर। इनकी दीवारें साधारण घरों से अलग मुड़ी हुई होती थी, और जो मंदिर की दीवारें हैं ना वो साधारण घर से थोड़ा अलग होता था। आप जैसे देख सकते हैं ये मंदिर है, तो मंदिर की जो दीवारें हैं प्यारे बच्चों थोड़ी सी मुड़ी हुई होती थी और इस तरह से गोल आकार होता था। इस तरह से घर तो ऐसे नहीं बनाया जाता। अगर आप घर की बात करोगे तो घर या तो ऐसे बना जाता है, या घर कैसे बनाया जाता है? ऐसे बनाया जाता है। घर तो ऐसे ही बनता है ना। अगर आप देखोगे तो घर कैसे बनता है? नॉर्मली घर ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन मंदिर की जो दीवारें होती थी प्यारे बच्चों वो थोड़ा घर से अलग बनता था, और इनकी जो दीवारें हैं वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती थी, थोड़ा टेढ़ा होकर के मंदिरों को बनाया जाता था ताकि लोगों को पता चले कि ये मंदिर है, घर नहीं। ठीक, तो पहले जो मंदिर होते थे वो बिल्कुल कच्ची ईंटों के बने होते थे, बहुत छोटे छोटे होते थे, और मंदिरों को देवताओं का घर कहा जाता था। और जो मंदिर है प्यारे बच्चों, इनकी जो दीवारें हैं वो बिल्कुल साधारण घरों से अलग होती थी, और जो दीवारें हैं वो थोड़ी मुड़ी हुई होती थी। और मंदिर जो है वो सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थी। ऐसा मत समझना कि लोग सिर्फ पूजा करने के लिए ही मंदिर में जाते थे, नहीं। पूजा करने के साथ साथ अनाज इकट्ठा करने, यानी मंदिरों में अनाजों को जमा करके रखा जाता था। इस तरह से लोग आते थे और अनाजों के बारे में अनाज जमा करके ऐसे लिखवाते थे। तो मंदिर सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि अनाज को इकट्ठा करने के लिए और अनाज को बांटने के लिए भी लोग यहीं पे आते थे, और संसाधनों का लेखा जोखा रखने का भी काम करते थे। और कितने संसाधन हैं गांव में, क्या दिक्कत है, कितना यहाँ पर अनाज जमा किया गया, इस सारी बातों का लेखा जोखा भी मंदिर में होता था। याद रखिएगा मेसोपोटामिया में जो मंदिर था वो सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं था, पूजा करने के साथ साथ वहां पर प्यारे बच्चों अनाजों को भी रखा जाता था। लोग आते थे दूर दूर से अनाज देने के लिए, और वो सारे अनाजों को इकट्ठा करके रखा जाता था मंदिरों में, ताकि जब लोगों को जरूरत पड़े तो इसको बांटा जा सके। जब अनाज खत्म हो जाए तो लोगों को, गरीबों को, मिस्किनों को दिया जा सके। समझ में आया चीजें आपको? वेरी गुड। और फिर लेखा जोखा का काम भी मंदिर में ही होता था। जिस तरह से ऑफिस में लेखा जोखा का काम होता है ना, तो उस समय लेखा जोखा का काम मंदिर में ही होता था। समझ गए? अब देखते हैं प्राकृतिक और सामाजिक समस्याएं। अब क्या थी समस्याएं? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मेसोपोटामिया में सबसे बड़ी समस्या थी फरात नदी की बाढ़। आपको पता है मेसोपोटामिया में 2 नदी है, एक नदी का नाम है फरात नदी, एक नदी का नाम है दजला नदी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्यारे बच्चों ये क्या है? मेसोपोटामिया में इसके ऊपर और इसके नीचे 2 नदी है, फरात नदी और दजला नदी। अब ये नदी की वजह से क्या होता था? बाढ़ आता था। अब आप बताओ, जब बाढ़ आएगा तो किसान जब फसल लगाएगा तो फसल तो बर्बाद होगा। बाढ़ आने की वजह से क्या होगा? फसल बर्बाद होगा, घर टूट के गिर जाएंगे, मिट्टी कट जाएगा। इससे क्या होता था? किसानों को बहुत नुकसान होता था। तो सबसे बड़ी समस्या थी फरात नदी की बाढ़। हमेशा बाढ़ आता था, जिसकी वजह से किसानों का फसल नहीं हो पाता था। और कभी बाढ़ बहुत ज्यादा आता था तो कभी सूखा, कभी सुखाड़ भी बहुत ज्यादा आता था, कभी कभी बारिश होती ही नहीं थी। तो ये सूखा और बाढ़, ये दोनों बहुत बड़ी समस्या थी वहां के किसानों के लिए, मेसोपोटामिया के लोगों के लिए, है ना। जिसकी वजह से खेती करना, कृषि करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी वहां पर। ठीक, ऊपर के इलाके ये लोग पानी ज्यादा ले लेते, जिससे नीचे वाले को नुकसान होता।
अब ऊपर के जो लोग थे, अब देखो थोड़ा सा वहां पर इस तरह का आकार था। कुछ लोग जो नीचे जमीन में रहते थे, कुछ लोगों का, अब मान लो जमीन का आकार ऐसा था। अब ऐसे समझो, ये है जमीन, इस तरह से जमीन। अब कुछ लोग यहाँ रहते थे, कुछ लोग यहाँ रहते थे। तो जो लोग यहाँ रहते थे ये नीचे का पानी ले लेते थे, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो यहाँ रहते थे इनको पानी बहुत कम मिलता था। तो जो लोग यहाँ पे रहते थे प्यारे बच्चों, इनके क्या मिलता था, पानी बहुत कम मिलता था, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो सारे पानी को उठा लेते थे। समझ में आया आपको? तो पहली समस्या क्या थी, फरात नदी में बाढ़ आती थी। दूसरी, सूखा, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी खेती करने के लिए। तीसरी, ऊपर के जो लोग हैं प्यारे बच्चों, ये पानी ज्यादा ले लेते थे, जिससे नीचे वालों को बहुत नुकसान होता था। और पानी और जमीन के लिए अक्सर यहाँ पर झगड़े होते थे मेसोपोटामिया में। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी कि यहाँ पर लोग पानी के लिए और जमीन के लिए झगड़े वगैरह करते रहते थे। तो ये चीज हम लोग प्यारे बच्चों पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया का समाज कैसा था और युद्ध कैसा होता था। तो देखो, युद्ध में जीतने वाले मुखिया लूट का सामान बांटकर अपने समर्थकों को खुश रखते थे। बंदियों को नौकर या पहरेदार बना दे लेते थे। शुरू में मुखिया अस्थायी होते थे, लेकिन धीरे धीरे अस्थायी शासक बनने लगे। वो देवताओं को भेंट चढ़ाने लगे, जिससे मंदिर समृद्ध व सुंदर हो गया। अब मेसोपोटामिया में जब भी युद्ध होता था, जैसे मान लो हम लोग मेसोपोटामिया में हैं, हम और आप कहाँ पर है, मेसोपोटामिया में है। मान लो हम दोनों वहां चले गए और हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। आपके तरफ से भी 10 लोग हैं, मेरे तरफ से भी 10 लोग हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। और हमने आपको ऐसे मारा ना कि आप हार गए, आप युद्ध में हार गए और हम जीत गए, ठीक है। वैसे भी तुम लोग जीत नहीं पाओगे मेरे से, तो आप हार गए और हम जीत गए। तो जीतने के बाद अब क्या होगा, जितने तुम्हारे पास माल है, जितने तुम्हारे पास सामान है, वो सब हम क्या करेंगे, तुमसे ले लेंगे। उसके बाद जितने लोग जिंदा बच गए हैं, 10 लोगों में से मान लो 5 लोग जिंदा बच गया, वो 5 लोगों को अपने साथ लेके जाएंगे, बंदी बना देंगे, उनको गुलाम बना देंगे। और उनको क्या कहेंगे, या तो कहेंगे कि तुम कैद रहो, या तुम पहरेदारी का काम करो, नौकर का काम करो। इस तरह से लेके काम करवाएंगे। ऐसे ही वहां के मुखिया करता था। मुखिया क्या करता था, सारे सामानों को ले लेता था, जो हार गया उनसे सारा सामान को लेकर के अपने लोगों में बांट देता था, ताकि यहाँ के लोग इनको सपोर्ट करें। तो हम क्या करेंगे, अपने लोगों को बांट देंगे ताकि मेरे लोग हमको सपोर्ट करें। और हम मुखिया है, तो शुरू शुरू में मुखिया जो है वो अस्थाई होता था, कुछ समय के लिए मुखिया बनता था। लेकिन धीरे धीरे जब मुखिया का पावर बढ़ गया तो फिर ये हमेशा के लिए बन गया। बात समझ में आई? तो देखो, युद्ध में जो जीतने वाले मुखिया होते थे, तो युद्ध में जब मान लो कोई मुखिया युद्ध में जीत गया, तो वो लूट का सामान को बांट देता था अपने समर्थकों के बीच, ताकि इनके जो समर्थक थे, जो मुखिया के मानने वाले थे, वो सब मुखिया को सपोर्ट करते थे। भाई हमको भी सामान मिलेगा, हम भी सपोर्ट करेंगे। और बंदी, यानी जो लोग युद्ध में हार गया, तो उन लोगों को बंदियों बना लिया जाता था। तो या तो उनको नौकर या उनको पहरेदार बना लेते थे, या उनको जेल में बंद कर देते थे। शुरू में मुखिया अस्थायी होते थे। शुरुआत में जो मुखिया है वो कुछ समय के लिए होता था, लेकिन धीरे धीरे हमेशा के लिए बन जाते थे, राजा बन जाते थे। और मुखिया के पास जो पैसा होता था वो मंदिरों में दान करते थे, वो देवताओं को देते थे, वो देवताओं को चढ़ाते थे, है ना। जिससे क्या होता था, जैसे मान लो हम मुखिया हैं, हम मंदिर में पैसा देंगे, तो वो जो पैसा है उससे क्या बनाएगा, वो लोग मंदिर बनाएगा। तो जो शुरुआत के जो मुखिया होते थे वो देवताओं को पैसा दे, मतलब देवताओं को भेंट चढ़ाते थे, है ना, एक तरह से दान करते थे, जिसकी वजह से मंदिर और भी सुंदर हो गए, यानी मंदिर और अच्छे से बनने लगे। भाई अब मंदिर के पास मान लो आप जब पैसे दोगे मंदिरों में या मस्जिदों में, तो ऑब्वियसली बात है मंदिर मस्जिद बहुत सुंदर बनेगा। तो राजा वगैरह अक्सर मंदिरों में दान करते थे ताकि लोग इनको समर्थन करें। अब आगे देखते हैं, राजा और शहरी विकास, यानी मेसोपोटामिया के राजा किस तरह का होता था और शहर का विकास कैसे हुआ, इसको अब समझते हैं। ध्यान से आप सुनो, मजा आएगा। देखो, मुखियाओं ने गांव वालों को शहर में बसने को प्रोत्साहित किया, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना बनाई जा सके। अब जो मुखिया होता था वो क्या करता था पता है, वो गांव वालों को कहता था कि चलो शहर में रहने में ज्यादा मजा है। देखिए, तो मुखिया जो है वो गांव वालों को कहता था शहर में बसने के लिए। क्यों कहता था मुखिया, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना बनाई जा सके। क्योंकि आपको पता है मुखिया को तो युद्ध भी लड़ना है ना। मान लो हम मुखिया हैं तो हमें तो दूसरे से लड़ना भी है ना। अब लड़ने के लिए मुझे सेना चाहिए। सेना कहाँ से लेंगे, तो हम क्या करेंगे, गांव जाएंगे, गांव के लोगों को एकदम लालच देंगे कि शहर चलो, शहर में रहने में मजा है, वहाँ खाने पीने की सुविधाएं हैं, वहाँ का वातावरण, वहाँ पे एक से एक गाड़ी है, हवाई जहाज है, सब है, चलो शहर चलो। और वो लोग शहर आ जाते थे और उनको फिर जब काम नहीं मिलता था तो कहता था सेना बन जाओ। समझ गए? तो जो मुखिया है वो गांव वालों को शहर में बसने के लिए क्या करता था, प्रोत्साहित करता था, ताकि सेना बनाई जा सके।
उरुक शहर की बात करें प्यारे बच्चों, मेसोपोटामिया में एक शहर का नाम था उरुक, है ना। जैसे भारत में अभी पटना, दिल्ली, मुंबई ये सब शहर का नाम है ना, तो उसी तरह से मेसोपोटामिया भी एक शहर था। मेसोपोटामिया में भी एक शहर था जिसका नाम था उरुक। ये जो उरुक शहर है 3000 ईसा पूर्व में बहुत तेजी से बढ़ा। उरुक के चारों ओर मजबूत दीवार बनी थी। यह शहर लगभग 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। तो उरुक शहर के बारे में कहा जाता है कि ये जो उरुक शहर है मेसोपोटामिया का, ये काफी तेजी से विकसित हुआ, बहुत तेजी से ये शहर बना। और ये जो उरुक शहर है ना, जैसे मान लो ये शहर है, तो इस शहर के चारों तरफ दीवार से घेर दिया गया, किला किला यानी किलेबंदी कर दिया गया। किलेबंदी का मतलब ही होता है दीवार से घेर देना। क्यों दीवार से घेर दिया? ताकि कोई हमला ना कर पाए, ताकि कोई इस उरुक शहर को खत्म ना कर पाए, ठीक है। और ये शहर लगभग 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। और ये जो उरुक शहर है ना, ये कब से? ईसा मसीह के पैदा होने के 4200 साल पहले से लेकर के 400 तक, यानी लगभग लगभग 4600 साल तक ये उरुक शहर रहा, ठीक है, याद रखिएगा। तो बताइए कौन सा शहर है जो बहुत तेजी से बढ़ा? वो है उरुक शहर, और लगभग लगभग 4600 साल तक रहा। और उरुक शहर की सुरक्षा के लिए लोगों ने क्या किया? चारों तरफ से उरुक शहर को घेर दिया। समझ में आया आपको चीजें? अब हम लोग देखते हैं मेसोपोटामिया में मंदिर और श्रम व्यवस्था। तूने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, तो छोड़ के शहर में चला जाऊंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। चलिए। देखा है पहली बार साजन के आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों मंदिर के बारे में और वहां के श्रम व्यवस्था यानी मजदूरों के बारे में। किस तरह से मजदूरों को लेके कौन कौन से काम करवाए जाते थे, कहां पर? मेसोपोटामिया में। तो देखिए, युद्ध बंदी और आम लोग मंदिर या राजा के काम करते थे। युद्ध बंदी का मतलब क्या होता है? यानी जब मान लो आप और मेरी बीच लड़ाई हुई, आपकी तरफ से 10 लोग हैं, मेरे तरफ से 10 लोग हैं, आप हार गए, तो आपके जो 10 लोग हैं वो युद्ध में हार गए, तो उन लोगों को मैंने क्या बना लिया? बंदी बना लिया, गुलाम बना लिया। उन्हीं को कहा गया युद्ध बंदी, ठीक। तो जो युद्ध बंदी था, यानी युद्ध में जो लोग हार जाते थे तो उनको गुलाम बना लिया जाता था। तो वो जो गुलाम था और साथ ही साथ जो आम लोग था, ये क्या करते थे? या तो मंदिर या राजा के काम करते थे। यानी ये लोग या तो मंदिरों के काम करते थे या राजा के, दो ही जगह काम मिलता था। बदले में उन्हें अनाज मजदूरी मिलती थी। और उन लोगों को क्या मिलता था? काम करने के बदले उनको अनाज दिया जाता था, यानी मजदूरी के रूप में उनको कहता था भाई ले लो आज गेहूं, ले लो चावल, ये है तुम्हारा मजदूरी, ठीक है। मंदिर बनाने के लिए हजारों लोग सालों तक काम करते थे। और एक एक मंदिर को बनाने के लिए प्यारे बच्चों हजारों लोग काम करते थे और कई सालों तक काम करते थे, क्योंकि कोई मशीन नहीं था। आज के दिन एक महीने में बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं ना, वैसा कुछ नहीं था मेरे भाई, ठीक है। जैसे क्या क्या काम करता था मजदूर? तो सबसे पहले पत्थर बनाना। अब पत्थर बनाना भी एक बहुत बड़ा दिक्कत वाला काम था, है ना। पत्थर को एक एक थोड़ा थोड़ा करके काटो, फिर धातु लाना कहीं से, फिर ईंटें बनाना, ईंट को बनाना पड़ता था, फिर विदेशी से वस्तुएं लाना। अब विदेशों में बहुत सारा सामान मिलता था, आप सबको पता मेसोपोटामिया में हर एक चीज नहीं मिलता था, विदेशों से लाना पड़ता था। तो ये सारी चीजें लाने में बहुत दिक्कत होता था। तो याद रखिएगा, अगर बात करेंगे कि मंदिर और श्रम व्यवस्था, तो प्यारे बच्चों युद्ध बंदी में यानी युद्ध में जो लोग हार जाते थे गुलाम, और जो आम लोग होते थे वो या तो मंदिर का या राजा का काम करते थे और उन्हें मजदूरी में कुछ अनाज दिया जाता था। और मंदिर बनाने के लिए हजारों लोग सालों सालों तक काम करते थे। क्या क्या काम करते थे? तो कोई काम करते थे पत्थर खनन का। पत्थर खनन का मतलब होता है पत्थर को जमीन से निकालना, खनन का मतलब खुदाई करना, पत्थर का मतलब पत्थर की खुदाई। जैसे मान लो बहुत बड़ी बड़ी पत्थर है, उन पत्थर को तोड़ना, ये भी पत्थर खनन हुआ। फिर धातु लाना, ईंटें बनाना, विदेशों से, है ना, ईंटें बनाना हो गया, विदेशों से वो सामान लाना जो बहुत ज़रूरी है, ये पत्थर तोड़ना हो गया। ये सारी कामें प्यारे बच्चों मजदूरों से करवाए जाते थे, तभी तो हजारों मजदूर सालों सालों तक काम करता था, ठीक है। अब देखते हैं तकनीकी प्रगति और शिल्प। यानी शिल्प का मतलब होता है हाथ से चीजों को बनाना। जैसे हम लोग हाथ से अगर कोई चीज को बनाते हैं उसको शिल्प कहते हैं, है ना। कोई भी चीज अगर बनाते हैं हाथ से वो शिल्प हो गया, ठीक है। तकनीकी प्रगति यानी मेसोपोटामिया में क्या क्या प्रगति हुआ, लोग वहां के क्या क्या सीखने लगे, क्या क्या वहां पर तरक्की हुआ, ठीक है। तो देखिए, लगभग 3000 ईसा पूर्व में नई तकनीकी आई। यानी कहा जाता है कि ईसा मसीह के पैदा होने की 3000 साल पहले
वहाँ पर नई नई चीज़ें आने लगी थी, टेक्नोलॉजी लोग थोड़ा थोड़ा सीखने लगे थे, है ना। कहने का मतलब क्या हो गया कि आज से 2000 साल पहले ईसा मसीह के पैदा हुआ और ईसा मसीह के 3000 साल पहले ये सब चीज़ हो रहा था, यानी 5000 साल पहले की बात है। तो 5000 साल पहले नई तकनीकें आई, कहाँ पर? मेसोपोटामिया में। जैसे वहाँ के लोग कांसे के औजार बनाने लगे। जैसे देखो ये सब क्या है, कांसा है, एक होता है ना कांसा, तांबा, लोहा, अल्मुनियम। पहले कांसा का प्लेट में लोग खाना खाते थे, है ना। तो देखिए यहाँ पर 3000 ईसा पूर्व में नई तकनीकी आई, यानी नई तकनीकी नई नई चीजें लोग बनाने के लिए सीखने लगे, है ना। फिर कांसे के औजार, ये देखो कांसा, तो कांसा का औजार बनाने लगे। फिर वहां पर लकड़ी की कमी होने लगी। अब लकड़ी की कमी होने की वजह से क्या हुआ कि लोग अब धीरे धीरे ईंटों के स्तंभ बनाने लगे। पहले जब लोग घर बनाते थे, है ना, जैसे मान लो पहले लोग जब घर बनाते थे वो क्या करते थे, वो सिंपली इस तरह से घर बनाते थे, लकड़ी का खंबा देते थे। ये जो खंबा है ये लकड़ी का बनाते थे पहले के लोग, ठीक है। ये किसके बनाते थे? लकड़ी का। लेकिन अब धीरे धीरे लोग क्या करने लगा, लकड़ी कम होने लगा, तो लोग कहा कि भाई अब जो है ना ईंटों के स्तंभ बनाएंगे। स्तंभ का मतलब होता है पिलर। जैसे हम लोग जो घर बनाते हैं, तो जब मिट्टी का घर बनाते हैं ना, तो वहां देखना बांस या लकड़ी का स्तंभ दिया जाता है, पिलर दिया जाता है। लेकिन जब वहां के लोगों के पास लकड़ी खत्म होने लगा तो लोगों ने क्या किया, इस तरह से ईंट का पिलर बनाने लगा, समझ गए। तो लकड़ी की कमी की वजह से ईंटों के स्तंभ बनाने लगे। फिर उसके बाद रंगे हुए मिट्टी के शंकु से मंदिर सजाना। रंगे हुए मिट्टी मतलब यानी इस तरह से शंकु बनाया गया, किसका? मिट्टी का। और रंगा हुआ मिट्टी का शंकु बनाया गया। देखो इस तरह से शंकु के आकार का मंदिर बनाया गया। फिर पत्थरों की सुंदर मूर्तियां। फिर लोग धीरे धीरे क्या सीखने लगे, पत्थरों की मूर्ति बनाने के लिए सीख गए। पहले लोग नहीं जानते थे, तो धीरे धीरे लोगों के पास ज्ञान आया और इस तरह से पत्थर की मूर्तियां बनाने के लिए लोग सीख गए, ठीक है। फिर कुम्हार का चाक। फिर ये कुम्हार, इसी को कहते हैं कुम्हार का चाक। ये क्या होता है? तो ये जो कुम्हार का चाक है ना, ये बहुत तेजी से घूमता है। ये बिल्कुल जैसे आप लोग चाय पीते हैं, चाय, तो वो जो चाय है मिट्टी का जो कप होता है, तो वो जो कप बनाया जाता है इसी से, इसी को कहते हैं कुम्हार का चाक। ये कुम्हार का चाक क्या होता है, बहुत तेजी से घूमता है और यहीं से ये मिट्टी का होता है और ये जो है ना ऊपर में मिट्टी होता है और ये बहुत तेजी से घूमता है और इसी मिट्टी के आकार से प्यारे बच्चों कप वगैरह बनाया जाता है। इसी को कहा जाता है कुम्हार का चाक, जिससे एक जैसे बर्तन बड़े पैमाने पर बनने लगे। ये क्या होता है, बहुत तेजी से घूमता है। घूमने के बाद फिर यहाँ पे हाथ से ऐसे पकड़ करके मिट्टी को काटा जाता है। अगर आप लोग नहीं है तो यूट्यूब में वीडियो देख लेना कुम्हार का चाक, तो आपको समझ में आ जाएगी। यानी मेसोपोटामिया के लोग धीरे धीरे दिमाग उन लोगों का बढ़ने लगा, तो उन लोगों ने क्या सीखा, लगभग 3000 ईसा पूर्व पहले नई नई चीजें वो लोग सीखा। जैसे कांसे के औजार बनाना सीखा, लकड़ी की कमी होने लगी तो ईंटों का स्तंभ देना शुरू हो गया, रंगे हुए मिट्टी यानी मिट्टी का शंकु बनाना शुरू कर दिया और फिर शंकु के आकार का मंदिर बनाना शुरू कर दिया, मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया। फिर पत्थरों की मूर्तियां बनाया, फिर कुम्हार का चाक बनाया और कुम्हार का चाक की वजह से बहुत सारी बर्तन वगैरह लोग बनाने लगे। इस तरह से वहां के लोग तरक्की किए। कहाँ के लोग? मेसोपोटामिया के लोग। अब हम लोग प्यारे बच्चों देखते हैं मेसोपोटामिया में शहरी जीवन। अब वहां पर देखते हैं वहां के लोगों का जीवन कैसा था, है ना, किस तरह से वो लोग रहते थे। तो देखिए सामाजिक व्यवस्था और वर्ग विभाजन। मेसोपोटामिया का सामाजिक व्यवस्था कैसा था और कैसे वहां के वर्ग बटे हुए थे। तो अगर बात करें नगरों की, तो नगरों में एक उच्च वर्ग है जिसको हम लोग संभ्रांत वर्ग कहते हैं, इसका प्रादुर्भाव हो चुका था। कहने का मतलब जिनको हम लोग एलाइट क्लास कहते हैं। जैसे पहले क्या था, मेसोपोटामिया गांव था, गांव के बाद वहां पर शहर बना। अब शहर बनने के बाद कुछ लोग वहां पर अमीर बन गए, बहुत अमीर बन गए, जिनके पास बहुत सारा पैसा हो गया। तो जिनके पास कुछ लोग, जैसे मान लो शहर में 100 लोग हैं, तो 100 में से 5 लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो गया, बहुत अमीर हो गया, तो वो 5 लोगों के वर्ग को कहा गया उच्च वर्ग, या उसी को कहा गया संभ्रांत वर्ग। जैसे मान लो आप 100 लोग हैं, 100 लोग में से आप हैं, आप भी 5 में गिनती में आते हैं ना। मेसोपोटामिया में 100 लोग हैं, वहां पर 5 लोगों के पास बहुत पैसा है, तो उन लोगों को कहा गया संभ्रांत वर्ग, यानी कि उसी को कहते हैं एलाइट क्लास या उसी को उच्च वर्ग कहते हैं। वर्ग क्या होता है, जैसे बहुत सारे शिक्षक है तो हम लोग कहेंगे ये शिक्षक वर्ग है, बहुत सारे विद्यार्थी है तो हम कहेंगे ये विद्यार्थी वर्ग है, बहुत सारे महिलाएं हैं तो कहेंगे ये महिला वर्ग है। वर्ग का मतलब एक तरह का ग्रुप, एक तरह का समूह। बहुत सारे शिक्षक जहां पर है तो उन समूहों को कहेंगे शिक्षक वर्ग। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बोलेंगे पढ़ा लिखा का वर्ग। बहुत सारे इंजीनियर एक जगह है तो बोलेंगे इंजीनियर वर्ग के लोग हैं ये लोग। ये डॉक्टर वर्ग से आते हैं, ये शिक्षक वर्ग से आते हैं, ये वकील वर्ग से आते हैं,
यानी वकीलों का बहुत सारा लोग समूह। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों, नगरों में यानी नगर में कुछ उच्च वर्ग बना, एक बहुत बड़ा वर्ग बना जिनके पास बहुत सारा धन रहता था, संपत्ति रहता था। उन्हीं वर्ग को संभ्रांत वर्ग कहा गया। तो पूछा जाएगा संभ्रांत वर्ग क्या है, तो आप कहोगे मेसोपोटामिया में कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा धन संपत्ति होने लगा, उन लोगों को उच्च वर्ग या संभ्रांत वर्ग कहा गया। धन दौलत का अधिकांश हिस्सा समाज के एक छोटे वर्ग के पास केंद्रित था, और मेसोपोटामिया में जो भी धन दौलत है वो सब चीज, ज्यादातर धन दौलत पैसा वगैरह ये कुछ ही लोगों के पास था, सारे लोगों के पास नहीं था। ऊर के राजा, अब ऊर क्या है, एक शहर का नाम है। जिस तरह से हमने क्या कहा, भारत में शहर का नाम है पटना, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, उसी तरह से प्यारे बच्चों ऊर जो है एक शहर है। ये शहर कहाँ पर है, मेसोपोटामिया में। तो ऊर शहर के जो राजा थे और जो रानी थे, राजा और रानी के कब्रों में बहुत सारी कीमती कीमती चीजें मिली है, आभूषण मिली है। आभूषण का मतलब जो जेवर होता है, जेवर यानी ज्वेलरी, लड़की सब जो नोट पहनती है, झुमका पहनती है ना, ये हार पहनती है, तो ये सभी को क्या कहते हैं, आभूषण। आभूषण मतलब ज्वेलरी, जेवर, जेवरात, है ना। तो जब राजाओं के और रानियों के कब्र को खोदा गया तो उनके कब्रों से बहुत सारी कीमती कीमती चीजें मिली, जैसे आभूषण, जैसे सोने के पात्र। सोने के पात्र मतलब सोने का थाली, एक तरह से सोने का चतरा, यानी सोने का थाली आप समझ लो एक तरह से। तो कब्र से मिला। फिर क्या मिला, लाजवर्द जरे लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर, यानी खंजर मतलब क्या होता है, चाकू, खंजर मतलब चाकू, तो सोने का चाकू मिला। ये सारी चीजें कहां से मिला, राजा और रानी को कब्र से। चीजें आपको समझ में आई प्यारे बच्चों। तो अगर पूछा जाए कि सामाजिक वर्ग कैसा था वहां के, तो नगरों में एक उच्च वर्ग आया जिनको संभ्रांत वर्ग कहते हैं, और ज्यादातर जो धन दौलत है वो किसी एक छोटे वर्ग के पास था। और राजा रानी की कब्र को जब खोदा गया तो उनकी कब्रों से बहुत ही कीमती कीमती चीजें मिली। जैसे अगर बात करें आभूषण, सोने के पात्र मिले, सोने के सजावट खंजर यानी कि क्या बोलते हैं उसको, चाकू वगैरह मिले, खंजर चाकू, वो भी सोने का बना हुआ, लोहा का नहीं, सोने का बना हुआ। समझ रहे हो बाबू, बहुत अमीर था वो लोग। अब देखते हैं आम आदमी की स्थिति। अब मेसोपोटामिया के जो आम लोग थे उनकी स्थिति कैसी थी, तो देखो आम लोगों की स्थिति इन भव्य वस्तुओं के विपरीत थी। यानी आप सोचते ना भाई मेसोपोटामिया में सबसे पहले शहर की शुरुआत हुई, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ ठीक है, लेकिन आम आदमी की जो स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं थी, उतनी अच्छी नहीं थी। तो आम लोगों की जो स्थिति है मेसोपोटामिया में वो उतनी अच्छी नहीं थी। कानूनी दस्तावेज बताते हैं कि समाज में एकल परिवार के आदर्श को माना जाता था। कानूनी मतलब दस्तावेज बताते हैं कि वहां पर एकल परिवार को माना जाता था। एकल परिवार मतलब होता है, एक होता संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार मतलब जहां पर हम लोग माता पिता दादा दादी सब लोग मिल करके अगर रह रहे हैं तो इस परिवार को कहेंगे संयुक्त परिवार। यानी आप अपने माता पिता दादा दादी सब लोग के साथ मिल के रह रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली जिसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं संयुक्त परिवार। ठीक। और एकल परिवार मतलब क्या, कि आप अकेले रह रहे हैं अपने बीबी के साथ, अपने बच्चों के साथ, और किसी के साथ नहीं, अकेले रह रहे हैं, इसको एकल परिवार। तो कहा जाता है, कानूनी दस्तावेज से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, यानी एकल परिवार को अच्छा माना जाता था। एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ रहते थे, है ना। और कोई अगर लड़का शादी कर लेता था तो वो लड़का शादी करने के बाद भी माता पिता के साथ ही रहता था, लेकिन इज्जत ज्यादा मिलता था एकल परिवार को। समझ में आया आपको चीजें प्यारे बच्चों। इस तरह से देखो, शादी कर लिया फिर भी माता पिता के साथ है। और जो परिवार का मुखिया होता था वो पिता होता था। तो याद रखिएगा, आज के दिन भी हम लोग का घर का परिवार का मुखिया किसे कहा जाता, पिता को। और मेसोपोटामिया में भी जो घर का मुखिया होता था वो पिता को ही कहा जाता था। चीजें आपको क्लियर समझ में आई कि लोगों की स्थिति बिल्कुल उल्टा था। कानूनी दस्तावेज से पता चलता है कि एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, और एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार वाले हमेशा अक्सर साथ में रहते थे माता पिता के साथ। ठीक है। और परिवार का मुखिया कौन होता था, पिताजी को परिवार का मुखिया कहा जाता था। अब देखते हैं विवाह की प्रक्रिया, यानी आखिर मेसोपोटामिया में शादी वगैरह कैसे होता था। ठीक है। तो देखो, विवाह की इच्छा की घोषणा की जाती थी, यानी जिन लोगों को शादी करना होता था वो लोग ऐलान करते थे, घोषणा करते थे कि मुझे शादी करनी है, कोई मुझसे शादी करना चाहता है, आ जाओ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह से विवाह की इच्छा की घोषणा की जाती थी, यानी लोग घोषणा करते थे कि मेरी शादी होने वाली, मैं शादी करना चाहता हूं, कोई है तो आ जाओ भाई। ठीक है। वधु के माता पिता उसकी शादी के लिए सहमति देते थे। वधु किसे कहा गया, एक होता वर, एक होता वधु। वर का मतलब होता दूल्हा, दूल्हा को कहा गया वर, और दुल्हन यानी कन्या को कहा गया वधु। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते,
जब शादी होती है तब। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है ना। तो देखो, तो विवाह की प्रक्रिया मेसोपोटामिया में शादी कैसे होती थी, तो जिनको शादी करने का मन होता था वो घोषणा करता था, लोगों से जाके कहता था कि मुझे शादी करनी है, आज भी होता है, ठीक। और वधु, वधु मतलब दुल्हन, तो दुल्हन के जो माता पिता है प्यारे बच्चों, उसकी शादी के लिए सहमति देते थे। यानी दुल्हन के माता पिता कहते थे, मान लो कोई लड़का है जो आया, है ना, मान लो कोई लड़का है जो आया, किसी लड़की के वहां गया और कहा कि मुझे आपकी बेटी से शादी करना है, या वो कहा कि मुझे अपने बेटे से आपकी बेटी की शादी करवानी है, तो जब तक लड़की का पिताजी यानी वधू का पिताजी नहीं कहते थे तब तक होता नहीं था। तो वधू यानी लड़की का माता पिता कहते थे तभी उनकी शादी होती थी, ठीक। वर पक्ष वधू को उपहार देते थे, वर पक्ष मतलब दूल्हा, तो दूल्हा जो है ये वधू को उपहार देते थे, वधू मतलब कन्या। यानी मेसोपोटामिया में क्या होता था, जो दूल्हा है वो दुल्हन को उपहार देते थे। विवाह के बाद दोनों पक्षों के बीच उपहारों का आदान प्रदान होता था, और जब शादी हो जाता था, मान लो एक लड़का लड़की की शादी हो गई, तो शादी होने के बाद लड़का वाला भी कुछ लड़की वाले को देता था और लड़की वाला भी कुछ लड़का वालों को देता था। इस तरह से आदान प्रदान होता था उपहारों का, यानी कुछ गिफ्ट लड़का वाला लड़की वाले को दिया, कुछ लड़की वाला लड़का वाला को गिफ्ट देता था। वो एक साथ भोजन करते और मंदिर में भेंट चढ़ाते, और लड़का और लड़की के पूरे परिवार, है ना, या फिर बात करें लड़का लड़की, तो जो वर है और जो वधू है, दुल्हा दुल्हन, ये दोनों एक साथ जाते थे, भोजन करते थे और मंदिर में जाकर के भेंट चढ़ाते थे, है ना, कुछ दान करते थे। नववधु, नववधु का मतलब होता नई नई दुल्हन, नव मतलब नई, वधु मतलब दुल्हन। तो जो नई नई दुल्हन होती थी उसको उसकी सास लेने आती थी, याद रखिएगा। मान लो कोई किसी लड़की की शादी हुई है ना, तो जब लड़कियों की शादी होती है ना, जब नई नई होती है तो उनको शर्म बहुत आ लगता है हर चीज़ में, तो वो लड़की को लेने के लिए आता है। आज के दिन भी जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़की को लेने के लिए जाना पड़ता है, कार से, गाड़ी से, बहुत सारे लोग जाते हैं, एक नहीं, ठीक है। तो उसी तरह से जो नई नई कन्या होती है उनको कौन लेने के लिए आते हैं, सास, सास जाती थी लेने के लिए कि चलो आप अपना घर। और पिता द्वारा दाय किया गया हिस्सा, और लड़की का जो पिताजी है अगर वो कुछ दान देता था, जैसे मान लो घर दिया, मान लो पशु दे दिया, मान लो खेत दे दिया, तो वो सब किनको मिलता था, पुत्र को मिलता था। समझ गए आप चीज़ों को, बहुत अच्छा। तो प्यारे बच्चों, अगर पूछा जाएगा कि बताइए मेसोपोटामिया में विवाह कैसे होता था, तो ये बेसिकली जिनको विवाह करना होता था वो कहता था मुझे विवाह करना है। लड़की के माता पिता जब तक सहमति नहीं देते थे लड़की का शादी नहीं होता था, और जो दूल्हा है उनको दुल्हन को गिफ्ट देना पड़ता था। फिर जब विवाह हो जाती थी, विवाह होने के बाद या विवाह होने के दौरान लड़का वाला भी गिफ्ट देता था लड़की वाले को, लड़की वाला भी लड़का वाला को गिफ्ट देता था, और लड़का लड़की एक साथ भोजन करते थे, मंदिर में भेंट भी चढ़ाते थे। नववधु यानी जो नई नई दुल्हन होती थी उनको लेने के लिए कौन आते थे, उनके सास, ठीक है। अब देखते हैं उर नगर का अवलोकन। उर नगर की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। उर एक नगर है, उर एक शहर है, कहाँ का, मेसोपोटामिया का। तो देखते हैं उर नगर का अवलोकन, यानी उर नगर के बारे में देखते हैं क्या है। उस उर जो है ये मेसोपोटामिया के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण नगरों में से एक है ना। उर जो है ना ये भी एक शहर है, ये भी एक नगर है और पुराने नगरों में से एक है और काफी फेमस शहर है, ठीक है। तो उर जो है प्यारे बच्चों ये मेसोपोटामिया के पुराने और महत्वपूर्ण नगरों में से एक है। 1930 के दशक में उर के घरों की खुदाई हुई जिनमें टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियां मिली। 1930 में उर नगर में भी खुदाई हुआ। सबसे पहले याद रखिएगा उर नगर जो है ये भी बहुत पुराना है, ठीक है। मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर उर भी है, और कहा जाता है कि 1930 में यहाँ पर खुदाई हुआ तो उर के घरों की जब खुदाई हुई तो उसमें टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियां थी। यानी जब उर शहर को खोदा गया तो यहाँ पर जो गलियां थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी। टेढ़ी मनी मतलब सीधा सीधा सड़क नहीं था, टेढ़ा उड़ा था एकदम, कभी ऐसे कभी ऐसे 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 था, ठीक है। तो 1930 के दशक में जब ऊर के घरों की खुदाई हुई तो पता चला कि यहाँ के जो यहाँ जो है टेढ़ी मेढ़ी और संकरी गलियाँ थी। यानी जो गली है प्यारे बच्चों वो बहुत छोटी थी और टेढ़ी टेढ़ी थी, एकदम घुमाव सीधा नहीं था। गाड़ियाँ घरों तक नहीं पहुँच पाती थी, अब क्योंकि भाई ये गली है, अब गली में तो गाड़ी नहीं घुस पाएगा ना, तो जो गाड़ी है ना वो इस गली में नहीं आ पाता था। तो जिसकी वजह से लोग क्या करते थे, अनाज या फिर कोई ईंधन को गधे पर लाद कर लाते थे। मान लो अब गाड़ी नहीं चलेगा तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, तो ये लोग क्या करते थे, ये गधा है तो गधा पर इस तरह से सामान को लाद करके, सामान को रख करके फिर लेके आते थे।
समझ गए? तो याद रखिएगा, मेसोपोटामिया एक बहुत बड़े पुराने शहरों में से एक है। यहाँ पर शहर की जो गलियां हैं वो काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, है ना, गाड़ियाँ घरों तक नहीं पहुंच पाती थी। तो उन लोगों ने क्या किया, जो गधा है उन पर सामानों को रख देता था और उन सामानों को अपना घर लेकर के आते थे लाद करके। ठीक है, गलियों और घरों में नगर नियोजन का अभाव था। अगर बात करें गली के बारे में, तो गली में भी बहुत सारी कमियां थी, और नगर तो बिल्कुल भी नहीं था। उर शहर में नगर था ही नहीं, है ना। तो नगर नियोजन, बिल्कुल जो भी नगर बनाया गया वो सही से नहीं बनाया प्लानिंग के साथ। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले नक्शा बनाते हैं, इसी को कहते हैं नियोजन। तो उसी तरह से यहाँ पर जो नगर बनाया उनके लिए कोई नियोजन नहीं हुआ, इसलिए जैसे हुआ वैसे नगर बना दिया। ठीक, तो जो गली है, जो घर है, उसमें नगर नियोजन का कमी दिख रहा था। ऊर में जल निकास की नालियां घरों के आंगन में पाई गई, और ऊर में जल निकास की नालियां, यानी ऊर शहर की बात करें तो वहां पर जो जल निकास की नालियां हैं वो घरों के आंगन में पाई गई, जिससे छतों का पानी आंगन के हौजों में जाता था ताकि गलियां कीचड़ से ना भरे। ठीक है, तो ऊर में जो भी जल निकासी की नालियां हैं वो घरों के आंगन में पाई गई थी। ठीक है, और छतों का पानी आंगन के हौजों में जाता था ताकि गलियां कीचड़ से ना भरे। इसका मतलब क्या है, देखो, सबसे पहले जो ऊर शहर है प्यारे बच्चों, ये पुराने नगरों में से एक है। और ऊर शहर की जो गली है वो काफ़ी छोटी होती थी और टेढ़ी मेढ़ी होती थी, है ना। और ऊर शहर के गलियों में गाड़ी नहीं आता था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग गधे में सामान को लाद करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। और कहा जाता है कि ऊर शहर में जितने भी घर था ना, जितने भी घर था, तो ये सभी घर में क्या होता था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, जितने भी घर था ये सभी घरों का जो पानी है वो आंगन में गिराया जाता था, आंगन में। ठीक है, बाकी जो छत का पानी है वो हौज में गिराया जाता था, हौज में, ताकि आंगन भर ना जाए। इस तरह से पानी गिराने का भी अलग अलग सिस्टम बनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सफाई और जीवन की कठिनाई। लोग अपना कूड़ा कचरा गलियों में फेंकते थे, जिससे गलियों की सतह ऊंची हो जाती थी। अब लोग उस समय ना कूड़ा कचरा फेंकने के लिए कोई जगह नहीं था। ध्यान से सुनना, उस समय जो है लोगों के पास, जैसे आज के दिन क्या बोलते हैं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, शहर में अक्सर आता है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अब उस समय कोई गाड़ी था नहीं, है ना, और गाड़ी कैसे आता, तो लोग क्या करते थे, कूड़ा कचरा को गलियों में फेंक देते थे। देखो ये कितना कचरा है ना, जिससे गलियों की सतह ऊंची हो जाती थी। अब बताओ, सारा कूड़ा कचरा को गली में फेंकोगे तो गली धीरे धीरे इतना ऊंचा हो जाएगा कि नहीं। मान लो यहाँ पर खड्डा है, अब यहाँ पर हर दिन कचरा गिराओगे तो ये गड्ढा एक दिन भर जाएगा। तो उसी तरह से सारे लोग कचरा इसी गली में फेंकते थे, गली गली का ऊंचाई भर गया। जब गली ऊपर हो गया तो जब बारिश होती थी तो बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस जाता था। देखे, तो लोग अपना कूड़ा कचरा गलियों में फेंकते थे, जिससे गलियों की सतह ऊंची हो जाती थी और घरों की दहलीजों को ऊंचा करना पड़ता था ताकि पानी और कीचड़ घर के अंदर ना आए। तो फिर ये लोग क्या करते थे, घर की जो दहलीज है, यानी घर का जो सीढ़ी है, जो जमीन है, उसको ऊपर करता था। अब ऊपर क्यों करता था सीढ़ी को, जमीन को? इसलिए ऊपर करता था ताकि पानी ना घुसे, क्योंकि आपको पता है सड़क तो पहले से ऊपर है, जो भी पानी आएगा वो घर में घुस जाएगा। इसलिए घर की दहलीज को थोड़ा ऊंचा करना पड़ता था। ठीक है, कमरों में रोशनी खिड़कियां से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजे से आती थी। और ये जो कमरा होता था, कमरा, तो जैसे हम लोग कमरा बनाते हैं उसके बाद खिड़की देते हैं। खिड़की क्यों देते हैं? ताकि रोशनी आए, सूर्य का प्रकाश आए, नहीं तो रूम पूरा अंधेरा दिखेगा। तो इसलिए हम लोग खिड़की देते हैं ना। हम लोग खिड़की क्यों देते हैं? ताकि सूर्य का प्रकाश आए। तो यहाँ के लोग क्या करते थे, खिड़की ना दे करके, ये लोग एक तरह से समझो कि खिड़कियों से नहीं बल्कि आंगन में दरवाजा को ही ये लोग खोल देते थे। अब जब दरवाजा को खोल देता था तो सूर्य का प्रकाश यहाँ घुसता था। तो देखो, ये दरवाजा है, ये खिड़की है छोटा सा, तो दरवाजा ये लोग खोल देता था, सारा प्रकाश की रोशनी यहाँ पे आ जाता था। तो कमरों में रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजे से आते थे। यानी कमरे के अंदर जो रोशनी आती थी वो खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुला दरवाजा था उससे आती है। इससे क्या होता है, गोपनीयता बनी रहती थी, है ना। चलो, तो इससे गोपनीयता बनी रहती थी। तो बताइए, कमरों में जो रोशनी आती है वो खिड़कियों से या आंगन में दरवाजे, खुले दरवाजे से? तो दरवाजे से यहाँ पर रोशनी आती थी, खिड़की से नहीं। ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छा। तो कूड़ा कचरा लोग गलियों में फेंकते थे, जिससे सतह ऊपर हो जाती थी, पानी लोगों के घर में घुस जाते थे, इसलिए लोगों ने दहलीजों को ऊपर किया। फिर कमरों में रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजे से आते थे। प्यार बच्चों, अब देखते हैं ऊर नगर की आस्था और अंधविश्वास को, है ना। अब ऊर जो नगर था तो एक शहर, लेकिन वहां के लोगों में भी बहुत अंधविश्वास था। क्या था? ऊर के घरों के बारे में कई सारे अंधविश्वास प्रचलित थे। सबसे पहले, ऊंची दहलीज धन लाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो घर है ना, घर को आप थोड़ा ऊंचा करोगे, अगर यानी घर को थोड़ा ऊंचा बनाओगे, उनका जमीन जो होता है उसको थोड़ा ऊंचा करोगे। मान लो हमने ये घर बनाया,
ठीक है। तो ये घर का जमीन है, तो इसको थोड़ा अगर ऊंचा हम लोग करेंगे तो क्या होगा, संपत्ति आएगा। तो कहा इस तरह से अंधविश्वास फैला था ऊर नगर में। तो ऊर नगर के लोगों में एक अंधविश्वास ये था कि जो ऊंची दहलीज होती है वो धन लाती है, यानी अगर घर का दहलीज ऊपर हो तो वह क्या आएगा, धन आएगा, प्रॉपर्टी आएगा। सामने का दरवाजा यदि किसी और घर की ओर हो, घर की ओर ना खुले तो सौभाग्य होता है। मान लो सामने का दरवाजा है, यदि किसी और घर की ओर ना खुले, यानी आपका सामने का दरवाजा है, किसी और के घर की तरफ ना खुले, किसी और का घर सामने में ना रहे, तो ये क्या है, सौभाग्य है, किस्मत वाली बात है। अगला देखिए, मुख्य दरवाजा बाहर की ओर खुलने पर पत्नी पति के लिए कष्टदायी होती है। अब अगर कोई दरवाजा बाहर में खुल गया, मान लो कोई दरवाजा है ना, जिसको हम ऐसे खोल रहे हैं तो वो बाहर की तरफ खुल रहा है। दरवाजा अंदर, एक होता अंदर, अंदर मतलब क्या, जैसे जब आप दरवाजा खोलोगे तो अंदर धकेलोगे वो अंदर चले गया, फिर ऐसे करोगे तो बाहर खुल गया, समझ गए आप। तो क्या है, मुख्य दरवाजा अगर बाहर की ओर खुले तो इससे पति पत्नी के लिए कष्टदायी होती थी, यानी जो पति पत्नी है ये आपस में झगड़ने लगते थे। समझ गए बात आप चीजों को प्यारे बच्चों। तो ऊर के घरों में कई सारे अंधविश्वास थे। पहला तो अगर ऊंची दहलीज होगी तो प्रॉपर्टी आएगा, दूसरा सामने का दरवाजा यदि किसी और घर की ओर ना खुले तो सौभाग्य है। अब हम लोग देखते हैं मृत्यु संस्कार और कब्रिस्तान, यानी जब वहां के लोग मर जाते थे तो क्या किया जाता था। तो सबसे पहले ऊर एक शहर है मेसोपोटामिया में, वहाँ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में बहुत सारे राजाओं का और बहुत सारे लोगों का कब्र मिला है। तो इसका मतलब हुआ लोगों को दफनाया जाता था कब्र में उन लोगों को दफनाया जाता था। तो बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला है जहाँ पर राजाओं को और लोगों को दफनाया जाता था। और बहुत सारी समाधि मिली है उन लोगों की, यानी राजाओं को दफनाने के बाद उनके ऊपर एक तरह का बिल्डिंग बना दिया गया, या फिर समझो कब्र को बना दिया, पक्की कब्र बना दिया, समझ गए। तो बहुत सारे कब्रिस्तान में बहुत सारे राजाओं और सामान्य लोगों की समाधियां मिली है। दूसरा, कुछ लोग साधारण घरों के फर्श के नीचे भी दफनाए गए थे। और कुछ लोगों को, जो घर होता ना, जैसे आप घर में हैं, मिट्टी का घर है, तो जिस जगह पे आप बैठते हैं उस जगह के नीचे भी कुछ लोगों को दफनाए गए थे। तो वही कहा गया, कुछ लोगों को साधारण घरों में फर्श के नीचे भी दफनाए गए थे। तो कब्रिस्तान में दफनाया जाता था शासकों, सामान्य लोगों को, यानी कहने का मतलब मरने के बाद लोगों को कहाँ पर दफनाया जाता था, कब्रिस्तान में। और कब्रिस्तान में दफनाने के बाद इस तरह से आकृति बना दिया जाता था, आप देख सकते हैं, इस तरह से कब्र में बना दिया जाता था, इसी को समाधि कहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को जो घर होता था ना, घर, तो घर के नीचे ही दफना दिया जाता था, फर्श में, पता नहीं क्या होता था। अब देखते हैं लेखन और शहरी जीवन का संबंध, जो कि लास्ट टॉपिक है। यानी लेखन, लेखन मतलब जो हमने लिखा, और शहरी जीवन मतलब जो शहर में रहते थे, इन दोनों का क्या संबंध है। तो देखिए, शहरों के विकास के साथ साथ लेखन का उपयोग भी बढ़ा। जिस तरह से शहर तेजी से बढ़ा, पहले शहर नहीं था, शहर धीरे 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 तरक्की किया, तो उसी तरह से लोग, पहले लिखने नहीं जानता था लेकिन लोग धीरे धीरे लिखना भी शुरू किया, ठीक। शुरुआत में लोग लेखन का उपयोग राज्य, कार्य और व्यापार के हिसाब किताब के लिए करते थे। शुरू शुरू में जो लिखते थे, क्यों लिखते थे, तो या तो राजा अपने बारे में लिखवाते थे, ज्यादातर राजा अपने बारे में लिखवाते थे कि हमने यहाँ युद्ध जीता, हमने ये किया, वो किया, ये काम किया, वो काम किया। राजा क्यों लिखवाते थे, राजा अपने बारे में इसलिए लिखवाते थे ताकि आने वाले लोग राजा के बारे में पढ़े, इसलिए राजा अपने बारे में लिखवाते थे, ठीक। कुछ लोग हिसाब किताब करने के लिए, भाई हमने इसको इतना पैसा उधार दिया, ये मेरे को इतना पैसा नहीं दिया है, उधार है, बाकी है, वो भूल जाएंगे, इसलिए लिख लेते हैं। तो इसका मतलब शहरों का विकास हुआ, इसके साथ साथ लिखने का भी प्रयोग बहुत तेजी से हुआ। शुरुआत में लोग सिर्फ लिखते थे राज कार्य के लिए या फिर व्यापार के लिए, लेकिन जैसे जैसे शहर बड़े होते गए, लेखन का इस्तेमाल कानून बनाने, टैक्स लिखने, धार्मिक किताबें, कहानियां, साहित्य लिखने के लिए भी होने लगा। पहले सिर्फ क्या था, प्रशासन और व्यापार के लिए, अब लोग क्या, कानून बनाने के लिए लिखने का शुरुआत किए। अब भाई शहर बना, शहर में अब तो अदालत बनेगा ही, शहर में अब तो टैक्स लिया जाएगा ही। तो अब क्या हुआ, लेखन का इस्तेमाल कानून बनाने में हुआ, लेखन का इस्तेमाल टैक्स को लिखने के लिए हुआ, लेखन का इस्तेमाल धार्मिक किताबें, यानी जो धर्म की किताबें हैं उन किताबों को लिखने के लिए हुआ, कहानी साहित्य लिखने के लिए भी होने लगा। लेखन की वजह से सभ्यता का ज्ञान, परंपराएं, संस्कृति कई पीढ़ियां तक सुरक्षित रही। और ये लिखने की वजह से आज के दिन कई सारी चीज़ों का ज्ञान है जो हम लोगों के पास है। नहीं तो ये जो मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ये एक चीज़ का भी ज्ञान नहीं रहता। ये ज्ञान हम लोगों को क्यों है आज, क्योंकि ये सब चीज़ लिखा हुआ है, समझ गए। तो लेखन की वजह से, यानी लिखने की वजह से प्यारे बच्चों, आज के दिन हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ज्ञान है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों चैप्टर हो जाता है एंड, है ना। आप अपने सभ्यता के बारे में, परंपराएं के बारे में, संस्कृति के बारे में जो जानते हैं,
है ना। हम जानते हैं, फिर हमारे जो बच्चे होंगे वो जानेंगे, फिर उनके बच्चे जानेंगे, तो धीरे धीरे सब लोग जानेंगे सभ्यता के बारे में। तो ये किसकी वजह से? लेखन की वजह से। आज लिखा हुआ तभी ना हम लोग पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ नहीं रहता तो बोल करके कितना पढ़ते। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, फाइनली हम लोगों का इतिहास का दूसरा चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन खत्म हुआ। बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत मजेदार चैप्टर था। अब जो प्यारे बच्चों चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जो कि काफी मजेदार, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पर हम लोग रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो उस चैप्टर को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा देर ही सही, लेकिन 11वीं क्लास का इस बार पूरा हिस्ट्री को पढ़ाएंगे, घबराओ नहीं। ठीक है, एकदम मजा आ जाएगा कहानी सुन करके, पूरे दुनिया के बारे में पढ़ के। ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, इसलिए आप लोग कैसी लगी क्लास, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप सबको पता है हम लोग 11वीं क्लास पूरा फ्री पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में, है ना। तो जैसे ही 12वीं क्लास का कोर्स आएगा, 12वीं क्लास आपका पेड चलता है कोर्स में, ऐप में, और 11वीं क्लास बिल्कुल फ्री चलता है। तो आप लोगों को क्लास को बढ़िया से करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, थैंक यू।